नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुप्रतीक्षित क्लास है ये। आप सभी लोगों की लगातार कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही थी, एसएमएस आ रहे थे। गुरुजी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का 26 को पेपर है और हिंदी साहित्य का आपने एक दो लेक्चर दिया है मॉडल पेपर का रिवीजन क्लास का। एक आध ठो और अगर पेपर सॉल्व करवा देते तो बड़ा अच्छा होता। तो हमने कहा काहे नहीं सॉल्व करवाएंगे भैया। तो मैं हाजिर हूं आपके लिए साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का यह बहुप्रतीक्षित क्लास लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे कम से कम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4-5 लघु उत्तरीय और कम से कम 4-5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास रहेगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाते हुए सरल भाषा का प्रयोग करूंगा और आपकी अपनी भाषा में अवधी भाषा का प्रयोग करके आपको बहुत ही बारीकी के साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए जानने का प्रयास करते। तो सबसे पहले मैं आप दिखाऊंगा आपको कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पेपर में आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस है जो रिपीटेड है, लगातार पूछे जा रहे हैं। अब की बार का पेपर है कई विश्वविद्यालय का, उसमें से मैंने क्वेश्चंस पेपर निकाला और उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये देखिए बीए का 5th सेमेस्टर का पेपर है, 25-26 का पेपर है। देखिए ये साफ साफ आप देखिए 25-26 का अभी का जस्ट पेपर आया मेरे पास। बच्चों ने कहा कि भाई हमारे लिए, मैंने कहा सॉल्व करवाते हैं इसको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चंस भी देख लीजिए किस लेवल के हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है शुक्ला स्टडी पॉइंट की आपको बताना पड़े, जो कि आप पहले से हमसे पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए क्या करता है। परीक्षा से एक दिन पहले आप आते हैं और वीडियो को देखते हैं और फिर जाते हैं अपना परीक्षा देकर के आते हैं। मैं 1-2 दिन पहले गोंडा गया था और गोंडा में मैंने जब गया तो जो है बच्चे जब मिलते हैं कभी बताते हैं, कहते गुरुजी आप जो पढ़ावत हो एक दिन पहले जाई थे पढ़ के और पूरा पेपर में लिख के चला आई थे। तो हमें इतना खुशी हुआ थी कि चलो हम कोनो कामे तो आई थे, हमारा जन्म जो है सार्थक हो जाता है। इसी बात को सुन करके हिंदी साहित्य के बारे में आज चर्चा करने वाले बिना समय गंवाए हुए इधर उधर की बातें नहीं करते। साहित्य सिद्धांत और हिंदी आलोचना या साहित्य शास्त्र हिंदी आलोचना बोलो, बात एक ही है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 75 नंबर का पूर्णांक होगा। सभी खंडों से आपको निर्देश के अनुसार उत्तर देने होंगे और 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और शा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा कैसे लिखना, किस तरीके से लिखना, आइए चर्चा करते हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम 30 शब्दों में उत्तर देना है। 7 अंकों का एक प्रश्न है। तात्पर्य यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पेपर में और 10 में से वैसे राम मनोहर लोहिया में 10 के 10 प्रश्न करने होंगे, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है वहां पर 5 प्रश्न करने के लेकर के है। 7 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आपको राम मनोहर लोहिया में 2 नंबर का या 3 नंबर का आपका हो सकता है। ठीक है, और आपके 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 30 शब्द नहीं बल्कि 50 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चले यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्वेश्चंस है उसमें जो क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए वो इंपॉर्टेंट है। देखें पहला प्रश्न, शब्द शक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। शब्द शक्ति का हुए ऐसी शक्ति जो शब्द को एक प्रकार से उस और आगे बढ़ाती है, अच्छा दिखाती है। शब्द शक्ति अभिधा, लक्षण और व्यंजना 3 प्रकार की होती है, चर्चा करेंगे। दूसरा, काव्य हेतुओं की चर्चा कीजिए। काव्य हेतु का हुए, ठीक है, काव्य हेतु, काव्य करने के लिए जो चीजें आपको मोटिवेट चीजें करती है वही काव्य हेतु। इससे प्रतिभा हो गई या और भी चीजें हैं, अभ्यास हो गया। ठीक है, काव्य की आत्मा पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। काव्य की आत्मा, जैसे किसी ने रस, जैसे आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा। ठीक है, ऐसे ही अलंकार को काव्य की आत्मा आचार्य भामह और दंडी कहते हैं। ऐसे ही वक्रोक्ति को कुंतक कहते हैं। ऐसे औचित्य को क्षेमेंद्र कहते हैं आत्मा। और इसके अलावा ध्वनि को, ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आनंद वर्धन, वो ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हैं। ऐसे ही बामन नाम के एक आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि रीति जो है काव्य की आत्मा है। ऐसे नाना प्रकार के, वैसे 6 संप्रदाय हुए हैं पूरे भारतीय काव्य शास्त्र में। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, जिसके प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रणेता हैं आचार्य भामह। तीसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय, और जो मानता है कि रीति जो है काव्य की आत्मा है। ठीक है, इसके प्रणेता आचार्य हैं बामन। ठीक है, और चौथा संप्रदाय है आपका ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वन्यालोक नाम की पुस्तक भी लिखते हैं वो। इसके अलावा अगला है 5वां सिद्धांत आपका औचित्य, जिसको औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रणेता है आचार्य क्षेमेंद्र। और अगला है आपका 6ठा वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रणेता आचार्य हैं कुंतक। ऐसे 6 संप्रदाय हैं जो कि 1500 वर्षों का इतिहास, 1500 सालों का जो काव्य शास्त्र का इतिहास है, खास करके भारतीय काव्य शास्त्र का या साहित्य शास्त्र का इतिहास है, उसी के बारे में आपको 6 संप्रदायों में बांट करके पढ़ना है।
जिसमें आपका रस संप्रदाय, ठीक है, जिसमें आपका अलंकार संप्रदाय, ठीक है, अलंकार संप्रदाय, तीसरा आपका हो जाएगा रीति संप्रदाय, ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय, अगला आपका हो जाएगा जो है औचित्य संप्रदाय, ठीक है, औचित्य औचित्य संप्रदाय, और अगला हो जाएगा आपका वक्रोक्ति संप्रदाय। ये 6 संप्रदाय है, ठीक है, ये 6 संप्रदाय है बेटा। कितने नंबर पर आते हैं ये 6 संप्रदाय? आपका पहला आपका है रस, जिसके प्रणेता है भरत मुनि, दूसरा अलंकार आचार्य भामा, तीसरा है रीति संप्रदाय आचार्य वामन, चौथा है ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, पांचवा है औचित्य जिसके प्रणेता है क्षेमेंद्र, औचित्य के क्षेमेंद्र है, वक्रोक्ति के कुंतक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब ये 6 संप्रदाय हैं जिनके द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र जो है परिपूर्ण होता है, और 1500 वर्षों का इतिहास जो है पूरा का पूरा इन 6 संप्रदायों में समेटा रहता है। उसके बाद में काफी आचार्य आते हैं, इन्हीं 6 संप्रदाय या इन्हीं 6 पॉइंटों पर चर्चा करते हुए अपनी बातों को, अपने मंतव्यों को रखते हैं। कोई खंडन करता है किसी सिद्धांत का, कोई मंडन करता है, कोई समर्थन करता है, और इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। बहरहाल चर्चा करते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो काव्य की आत्मा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से माना है। मैं विस्तार से लिख लिया हूं यार भाई, अभी मैं चर्चा करूंगा, समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप सब। अरे हम बैठा हन भैया, परेशान ना हो, पेपर से एक दिन पहले आ गया है ना, धैर्य रखो, ठीक है। जैसे जब रावण का आतंक बढ़ा, राक्षसों का आतंक बढ़ा, तो सारे देवता मिलकर के गए भगवान विष्णु के पास और कहा कि जो है आतंक बढ़ रहा है। जब पेपर का आतंक बढ़ता है, आपके पास प्रश्न आते हैं कठिन कठिन, तब आप सभी लोग आ जाते हैं, शुक्ला जी, गुरु जी बताओ, कुछ बता दो एक दिन पहले। हम कहते भैया बिल्कुल, अरे हमारा तो सौभाग्य, हमारा जो भाग्योदय होगा आप सब पहुंच के दर्शन होगा, ऐसे समझो। तो भगवान का हाथ है कि पृथ्वी धीरज धर, मैं तेरे कष्ट निवारूंगा, और मैं अयोध्या में जन्म लेकर के उस खल रावण को मारूंगा। इस तरीके से बताते भगवान राम। तो ऐसे जान लीजिए, आपके पेपर के प्रश्नों को मारने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के शुक्ला सर एक दिन पहले आ जाते हैं। तो परेशान ना हो, धीरज रखो, ठीक है। काव्य दोषों पर संक्षिप्त टिप्पणी या प्रकाश। काव्य दोष, जैसे काव्य का एक गुण होता है भैया, ऐसे काव्य में दोष होता है। जैसे बहुत बहुत कवि लिखे लागत है तो बहुत ज्यादा अलंकार लिख दीन, बहुत ज्यादा अलंकार प्रयोग कर बिना मतलब के, बहुत ज्यादा छंद प्रयोग कर। जैसे कि एक दिन विद्वान है हिंदी में आचार्य केशव दास, उनके तरह विद्वान हिंदी में केहू रहबा नहीं करिस, लेकिन बहुत ज्यादा विद्वतो नहीं नीक होत। काहे नहीं नीक होत? यह से नहीं नीक होत भैया, नीक माने अच्छा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रयोग कर देंगे। तो सामान्य जो पाठक वर्ग होगा, जैसे हमरे ऐसा सवाल या आप ऐसा सवाल, जो जल्दी हिंदी नहीं पढ़ते नहीं जानते, तो उन्हें पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती, ठीक है। जैसे खूब कठिन कठिन तू लिख दी हो भैया, लिखो क्या करे खातिर, फिर तू जनता खातिर। तो और जब जनता समझे न पाए वह का, हम सब जाने न पाए लिखा काव है, तो कावन मतलब है। यही लिए केशवदास का काव कहा था, कठिन काव्य के परियत कहा था उन्हें, यानी कठिन काव्य के प्रेत केशवदास को। और उनका एक रचना है, वह का नाम है रामचंद्रिका, वह का कहा था छंदों का अजायब घर, ठीक है। अतना छंद प्रयोग का दिन महाराज केशवदास, अतना छंद प्रयोग का दिन, यह का छंदों का अजायब घर कहा जाएगा। सोचो आप, मतलब बहुत ज्यादा छंद के प्रयोग कर। तो यही लिए ज्यादा विद्वतों नहीं नीखी और ज्यादा मूर्खता नहीं नीखी, एक एवरेज सामान्य औसत में चलो आराम से, समझो। तो भैया, तो काव्य दोष कब हुआ है? या तो आप बहुत कम जानत हो, या तो बहुत ज्यादा जान क्यों है, समझो। तो ऐसा का होते, बहुत जने बहुत चीज ज्यादा प्रयोग कर दी। जैसे शुगर ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है, कम हो जाए तो दिक्कत है, सामान्य रहा तो ठीक है। जैसे काव्य के कुछ गुण हुआ थे, क्वालिटी हुआ थी, भाई ये हुए चाहिए काव्य में, वो रस छंद अलंकार का समन्वय होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ऐसे इसमें दोष होता है, जैसे कि कभी कभी अर्थ दोष हो जाता है कि अर्थ ही नहीं निकलता काव्य का, कभी कभी शब्द दोष हो जाता है, कभी कभी जो है उसमें तमाम प्रकार के जो है अलंकार को लेकर के दोष है, या तमाम प्रकार के जो है उसके मात्राओं को लेकर के दोष हो सकते हैं। दोष उसके बारे में। 5वां प्रश्न है, कॉलरिज के कल्पना और फैंटेसी के सिद्धांत बताओ। कॉलरिज के हुए भैया, ये विदेशी विद्वान है कॉलरिज। कॉलरिज की बात कीजिए, पाश्चात्य विचारक है कॉलरिज। इनके सिद्धांत है कल्पना और फैंटेसी के, जैसे कि खूब ज्यादा सोच लियो, कहानी फ्लैशबैक में ले जाओ, समझत हो, फैंटेसी। और हिंदी में इनके सिखिसके, हिंदी में फैंटेसी विचार के दिस पहले। हिंदी में आप देखो, एक विद्वान है, आप जानत हो, वो मुक्ति बोध नाव है उनका, का नाव है?
मुक्तिबोध, जानते मुक्तिबोध का? आप ना जानते हो, हम जानी थे। इनके पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। और यह जो रहे गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्होंने फैंटेसी पर जो है कविताएं लिखी। इनकी एक रचना है अंधेरे में, हिंदी की बड़ी कविताओं में से इसका नाम आता है, अंधेरे में नाम की कविता। भैया अंधेरे बहुत लंबी कविता है, पढ़े लगभग तो आप अंधेरे में जाए लगभग। इससे मैं जा रहा था पालास्ट, तमाम इतनी जबरदस्त कविता बीएचयू के सिलेबस में भी शामिल है। चूंकि मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से एमए भी किया है, अंधेरे में कविता वहां पर पढ़ाई जाती है। तो मुक्तिबोध की गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। तो फैंटेसी वाले कवि जो हिंदी साहित्य में रहे बेसिकली वो गजानन माधव मुक्तिबोध रहे हैं। कविता में कल्पना का समावेश करने के पक्षधर है कॉलेज, ठीक है। इस छठा विद्वान है, मतलब छठा विचार है आपका बिंबवाद। बिंबवाद का है भैया, बिंबवाद समझा तो का हुआ है, ऐसे यही समझाई था ताकि अब जब हम पढ़ावे लागब तो फिर हमारी स्पीड दुगना हो जाए। जब लिखा वाला पढ़े लागब छार 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 चल दो पछियाओ घस, जैसे गर्मी में लूक चलत है, ऐसे जानो शुक्ला सर का। तो का हुआ थे बिंबवाद का है, बिंब, बिंब समझत हो, प्रतिबिंब या कहते प्रतिबिंब, समझो। तो जैसे कविता जब पढ़े लागो तो मन का हुआ थे बिंब, बिंबात्मकता। जैसे जब आप कविता पढ़बो, बादल राग कविता पढ़ो, या फिर आप पढ़ो खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय अंचल डोल रहा, लो यह भी लतिका भर लाई। या ऐसे जब आप पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं नील परिधान बीच सुकुमार, और खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिले हूं ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जब आप पढ़ते हैं इसको तो आपके मन में लगता है कि हाँ श्रद्धा कहीं बैठी है, कहीं पर मनु बैठे हैं, और कहीं पर उनका थोड़ा सा जो है एक थोड़ा सा शरीर का एक भाग दिख रहा है, एक कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है। उसी को देख करके जब मनु कहता है कि खुले हो ज्यों बिजुली के फूल, जैसे बिजुली के फूल बनिगा हुए तुम्हारे दिमाग के माँ, मेघ बन भी, मेघ जैसे नावत ऐसे तुम्हें बादल गर्दन दिखाई पड़ा होगा कि बादल गरजत है छर 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 छर, ठीक है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, खिले हो जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, गुलाबी रंग आपके समक्ष आ गया होगा। यानी कविता को पढ़ने से जो आपके सामने चित्रात्मकता प्रयोग होती है, चित्र आपके समक्ष आ जाता है, कविता का दृश्य आ जाता है। ऐसे प्रकार की कविताओं में जो विशेषता होती है, गुण होता है, होती बिंबात्मकता, बिंब, बिंब, समझ रहे हैं। यानी जैसे आप निराला की कविताओं को पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा पढ़ डालो या कुछ भी पढ़ डालो, आपको बिंबात्मकता खूब दिखेगी। ये है बिंबवाद, ठीक है। अगला समझो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति सिद्धांत की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। वक्रोक्ति आचार्य कुंतक चर्चा करेंगे। स्वच्छंदतावादी आलोचना की चर्चा की। स्वच्छंदतावादी ऐसे आलोचक जो कि स्वच्छंद होकर के, उन्मुक्त होकर के किसी पर अपने विचार रखा करते थे। अगला है 9वां नंबर प्रश्न, भारतीय नाट्य शास्त्र में नेता अथवा नायक पर टिप्पणी की। नायक कई प्रकार का होता है, यका लेके बहुत सारे बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे पूछा करते हैं, गुरुजी धीरो दात धीरो द्वैत सब का हुए, अब हम बता दे सब। काव्य लक्षणों पर, काव्य के लक्षण का हुए या पर टिप्पणी करो। 10 क्वेश्चन से भैया आते लघु उत्तरीय के हुए, यह का विस्तार से बताइए। आगे देखो खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न 150 शब्द में कहा था लिखे का, और हाँ राम मनोहर लोहिया वाले 150 शब्द में कहीं आपसे लिखे का। 10 अंकों का एक प्रश्न है, आपसे 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन राम मनोहर लोहिया मिले। यहाँ 2 प्रश्न करेक्ट है, आपका हुआ 4 क्वेश्चन करेक्ट करे या 3 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखे रहो। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आवत है, देखो काव्य परियोजन पर भारतीय काव्य शास्त्रियों के विचारों की चर्चा कीजिए। भारतीय काव्य शास्त्री में क्या है, कुंतक, दंडी, क्षेमेंद्र, यही सब है, आचार्य विश्वनाथ, भरत मुनि, यही सब है भारतीय काव्य शास्त्री। दूसरा रस सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की। रस सिद्धांत के धीसी आचार्य भरत मुनि, ठीक है, के दिन भैया भरत मुनि भारत के या जो है संस्कृत या भारतीय काव्य शास्त्र के पहले विद्वान है ये, जो है जिन्होंने नाट्य शास्त्र नाम की रचना लिखी, और उसी में उन्होंने रस सिद्धांत को आगे बढ़ा कि जो काव्य में रस होता है वही काव्य की आत्मा है। और रसस्ते असोवित रसा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, संयोग आदरस निष्पत्ति, विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आचार्य भरत मुनि ने चीजों को बताया। अगला अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। अरस्तु का अनुकरण, अनुकरण माने होता है नकल करना क्या होगा, ठीक है, विरेचन भी ऐसे ही होता है, तो प्रकृति की नकल करना ही उन्होंने बताया कि प्रकृति की नकल कविता। और चौथा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा के सिद्धांत के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। अब देखो दीर्घोत्तरीय खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा आपका दीर्घोत्तरीय।
अयमन से कहा था किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 300 शब्दों में। और राम मनोहर लोहिया ने कहा कही है आपसे कि कम से कम 450 शब्द में लिखो और 2 क्वेश्चंस करेक्ट रहे आपका, ठीक है। चलो भैया, राम मनोहर लोहिया ढेर लिखवावत है। आगे देखो काव्य की, अच्छा ये राम मनोहर लोहिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये पेपर। जितना विश्वविद्यालय से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजेपी आर्य बरेली रोहिलखंड, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। काव्य की परिभाषा स्पष्ट करते हुए काव्य हेतु पर विस्तार से चर्चा कीजिए। रीति सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय दीजिए। रीति संप्रदाय के प्रणेता कौन है? आचार्य वामन। सैद्धांतिक आलोचना पर प्रकाश डालिए। 4 क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं, चारों प्रश्न के उत्तर में चर्चा करूंगा और ऐसे एक आध दो प्रश्न फादिल मैं आपको बता दूंगा। हिंदी 5th सेमेस्टर, आइए चर्चा करते हैं। पेपर 1 साहित्य शास्त्र हिंदी आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे, खंड 8। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। शब्द शक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शब्द शक्ति का हुए हम बताए नहीं रहा आपका, अब यहाँ चर्चा करो भैया शब्द शक्ति हुए का। लिखो शब्द के अर्थ का बोध, बोध माने जानकारी कराने वाली, जो शब्द का अर्थ हमको जनवा दे, हमको बता दे कि शब्द का क्या अर्थ होगा, तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली व्यापार या शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। ऐसी चीज जो हमको शब्द के अर्थ को बता दे वही शब्द शक्ति होती है। बिना इसके हम काव्य के वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुंच सकते हैं, यानी शब्द शक्तियों की वजह से ही हम शब्दों के अर्थ को जान पाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में इसके 3 प्रमुख भेद किए गए शब्द शक्तियों के। पहली शक्ति होती अभिधा। अभिधा माने है जो लिखा है वह अर्थ है जो लिखा है, जैसे जो शब्द के मुख्य या लोक प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराए उसको हम बोलते हैं अभिधा। अभिधा माने सीधी सीधी सपाट बोली, सपाट भाषा, कोई उसमें लाग लपेट की बात नहीं होती है, जो है सो है, उसमें किसी प्रकार का कोई जो है अलंकारिक चीजों का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसा अभिधा का हुआ जो शब्द का जो लिखा है वह जो अर्थ डिसाइड है डिक्शनरी में वह अर्थ लिखा जी, कोनो भावार्थ नहीं है। जैसे कि हाथी जा रहा है, तो हाथी जा रहा है या अर्थ होगा हाथी जा ही रहा है, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा लक्षणा का हुआ ऐसे विपरीत, जहां मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो, यानी जो मुख्य अर्थ है उसका वो अर्थ नहीं है जो डिक्शनरी में लिखा है, और रूढ़ी का या प्रयोजन के आधार पर दूसरा अर्थ लिया जाए, यानी कि लिखा है हाथी जा रहा है लेकिन इसका अर्थ हाथी जा रहा नहीं, दूसरा अर्थ होगा। जैसे समझो उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए कुछ लिखा है कि जैसे मान लीजिए लिखा है कि कोई चीज लिखा हुआ है जैसे तुलना करके या फिर थोड़ा सा दूसरे टाइप का चीज है, जैसे लिखा कुछ और है उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। काव्य में प्रायः आपको लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग ही देखने को मिलता है। तीसरी शब्द शक्ति आपको है व्यंजना, जहां अभिधा और लक्षणा अपना काम करके शांत हो जाती है। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति दोनों तीनों जो है अपना काम करके शांत हो जाती हैं, और एक नया एक व्यंग्यार्थ वहां पर उत्पन्न होता है, दूसरा अर्थ निकलता है, वहीं पर ये शब्द शक्ति निकलती है, इसका एक तीसरा अर्थ होता है, ठीक है, भावार्थ से भी अलग हो जाता है, ठीक है। निष्कर्षतः शब्द शक्तियां ही काव्य में भावों की गहराई और चमत्कार को उत्पन्न करती हैं, जिससे काव्य थोड़ा सा गद्य से अलग बनता है, जिसमें हम इन चीजों को जानते हैं समझते हैं, ठीक है। मजा आ रहा होगा पढ़ने में महोदय, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। दूसरा क्वेश्चन साहब देखिए, काव्य हेतुओं की चर्चा कीजिए। काव्य हेतु का हुआ भाई, हेतु काव्य की रचना करने की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारणों को काव्य हेतु कहते हैं। जो ऐसी चीजें, ऐसी मोटिवेशंस जो आपको काव्य करने के लिए मोटिवेट करे, काव्य करने के लिए आपको उद्वत कर दे, काव्य करने के लिए आपको मजबूर कर दे, तो काव्य की रचना करने की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारणों को काव्य हेतु कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने इसके 3 अंग माने हैं। आचार्य मम्मट ने कितने अंग माने हैं काव्य हेतु के? 3 अंग। 3 चीजें होती हैं, मम्मट कहते हैं कि 3 ठू यह मेरी चीज होती जो उन काव्य में का करत थी, जो उन काव्य करे के लिए मनुष्य का प्रेरित करती, कि उन्होंने कवि बनावे प्रेरित करती। वैसे एक चीज समझो, सुमित्रानंद पंत का नाम सुने हुए आप सब, उन्हें कहीं कहीं कि भैया का होता है कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी कि
कविता ऐसे ही नहीं निकल जाती है, कविता के निकलने के पीछे एक कवि को कहीं ना कहीं विरह का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं निकल जाती कि आज बैठो चाय पियत हो बढ़िया नमकीन खात हो कविता लिख जा रहे हो। आजकल के कवि जैसे नहके नहीं लोग कहत है कि भैया काव कहत है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि और उड़गन के सौदास और अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। अब के कवि मात्र जुगनू के समान हैं जो दप्प से जलते हैं, दप्प से बुताई जात हैं। उनके कौनो भरोसा नहीं की जा सकती कब वो का कहा है, कब यह पार्टी बखान करें कब वह पार्टी बखान करें, उनका कौनो भरोसा नहीं है। लेकिन जो पहले कवि रहत रहे जैसे सूर्य दास सूर्य के समान दैवीपान नक्षत्र हैं, तुलसीदास चंद्रमा के समान शीतलता देते हैं, केशव दास ये तारों के समान टिमटिमाने वाले कवि हैं। अब के कवि का कोई मतलब नहीं, जुगनू के समान जलते हैं बुझ जाते, इनके अंदर कोई उतनी विचारधारा नहीं होती है। अपनी विचारधारा कब बदल जाए कुछ अता पता नहीं होता है। तो काव्य को करने के लिए ऐसे कारण जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हीं को काव्य की हेतु कहते हैं। अब 3 चीजें सो थी जो आपका काव्य करने के लिए मजबूर करती कि भैया काव्य लिखो। मुख्य मम्मट साहब कहत हैं कि पहली तो होती प्रतिभा, आपके अंदर प्रतिभा होती, वो प्रतिभा आपके अंदर टटोलत थी। जैसे कि जब हम पढ़ावे शुरू करें यूट्यूब चैनल पर तो हमें कोनो मोटिवेशन नहीं मिला, हमें क्या मिला रहा प्रतिभा। हम अपने प्रतिभा का दिखावा चाहते रहे कि हम पढ़े जानित है, हम इंटर में बहुत तेज रहे लेकिन हमें रिवार्ड नहीं मिल पावा, हम पढ़े में बहुत तेज रहे लेकिन हमें कबो सम्मान कोनो बड़े मंच पर नहीं मिला आज तक। तो हम यह सोचन कि अगर हम जो है कुछ करबे हमें लोग जाने, हम फेम के लिए जो है पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाए रहा, हम एक खातिर बनाए रहा कि का हुए कि लोग जनी है चार मनी हम देखिए कि पढ़ाई थे गांव घर जाने की लड़का और बहुत जानकार है नहीं, अगर तुम्हारे खानदान में क्यों पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो लोग समझते कि नहीं ऐसे समझत हो। तो भैया बनाए चैनल और आज तबाही मचाए देहन, समझा। तो पूरा जितना जमान सब जान गए कि हाँ फलाने के लड़का 10 लाख लड़कन का यूट्यूब पे पढ़ावत है। ये सब क्या करे वजह से हवा है आप सबके, आप समझो हमारी प्रतिभा पहचानो वह का आगे बढ़ाओ। तो पहली चीज होती प्रतिभा, यह कवि की जन्मजात शक्ति होती है, उसको कोई विरासत में नहीं मिलती है। ये व्यक्ति ये चीजें जो है व्यक्ति की स्वतः उपज होती है, उसके अंदर जन्म से प्राप्त होती है। विरासत में भी कुछ पाई मिल सकती है लेकिन अर्जित करने पर उसको और बढ़ा दी जाती है। मतलब अर्जित जब करता है व्यक्ति तो जिसे काव्य का बीज कहा जाता है। तो काव्य जो होती है करने की जो प्रेरणा होती है वो प्रतिभा से कहीं ना कहीं पे शुरू होती है, आचार्य मम्मट कहते हैं। इसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। अगर आपके अंदर वो नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है, प्राकृतिक चीजें कुछ नहीं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वो चीजें जैसे तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, ये सब व्युत्पत्ति। दूसरा कौन तत्व है व्युत्पत्ति, इसका अर्थ है शास्त्रों और लोक का ज्ञान होना, यानी कि आपको जानकारी होना किसका, शास्त्र का, कि कैसे क्या होता है, क्या लिखा जाना है क्या, ठीक है। और लोक का, शास्त्र माने जो लिखा पढ़ा है और लोक माने जो होता है जो पब्लिक में जो चीजें होती है अनुभव, यानी सिद्धांत और अनुभव का ज्ञान आपको होना चाहिए। यह कवि के ज्ञान का विस्तार करती है और वही ज्ञान जो है उस प्रतिभा को और ज्यादा आगे बढ़ाता है। और तीसरा होता है अभ्यास, निरंतर प्रयास और गुरुओं के सानिध्य में काव्य रचना का अभ्यास करने से काव्य में निखार आ जाता है। लगातार जब आप जो है किसी भी चीज को करते हैं और कोई आपको बताता कि ऐसे नहीं ऐसा करो, तो आप वो प्रवीण हो जाते हैं उस चीज को करने में। जैसे कि क्या होता है, क्या जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होता है, लगातार प्रयास से वह व्यक्ति सफल हो जाता है। आप एक दोहा सुने होंगे क्या कि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि करत करत अभ्यास के और जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जात तही सिल पर परत निशान। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया रसरी यानी चुआ के धरन पर रसरी आवत जात, जो पत्थर हुआ है उस घिस जात है। तो भैया मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति लगातार पढ़ा करत हैं, वह विद्वान बन जाते हैं। इसे कालिदास जी महाराज
समझत हो? तो ये चीज अगर आप समझ गए हो, तीन चीज हुआ थी कोनो काव्य का लिखे के लिए, कोनो कवि का कवि बनावे के पीछे तीन चीज काम करत थी। एक ठो प्रतिभा हुआ थी, एक ठो ओकर अभ्यास हुआ था, एक ठो ओकर अंदर के ज्ञान हुआ था, शास्त्र और के ज्ञान जगह कहा जाता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति माने ओकर अंदर का टैलेंट है, ज्ञान है, ओकर अंदर कौन शास्त्र या सिद्धांत विचारधारा का है वह वो चीज। ठीक है, तो तीन चीज है मम्मट कहा था। के कहा था ये बात? मम्मट कहा था। मम्मट क्या हुए? संस्कृत के बहुत बढ़िया विद्वान है आचार्य मम्मट। उन्हीं कहिन कि काव्य के हेतु ये हुआ थे तीन ठू, और यहाँ पे बड़ा काव्य काम करे नहीं। मम्मट जो है काव्य के हेतु पर काम करते हैं। तो व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा ये तीन काव्य हेतु होते हैं। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर के ही एक श्रेष्ठ कवि और उत्तम काव्य का निर्माण करते हैं। इन तीनों के बिना काव्य लिखना संभव नहीं होता है। एक दूसरे के एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है। एक भी अगर नहीं होता तो काव्य लिखना उतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो एसएमएस करेंगे। जो है 91 नंबर बंद हो चुका है, 99 84 039 139 पर एसएमएस करेंगे। इसका हिंदी का और भी तमाम सारे सब्जेक्ट का जो भी आपका होगा आपका पीडीएफ मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए 5th सेमेस्टर का केवल कोर्स लेंगे तो केवल 100 रुपए फीस लगेगी। यानी 5th सेमेस्टर के जो आपके दोनों तीनों चारों सब्जेक्ट हैं उनके जो है आपके मात्र 2 सब्जेक्ट आपके होंगे मेजर के, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो आपका 100 रुपए फीस है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि 5th और 6th का दोनों जोड़ लीजिए, क्योंकि 6th सेमेस्टर का आपका क्लास भी मिल जाएगा, तो आप 6 महीने तक आप जुड़े रहेंगे ग्रुप से, आपको तमाम जानकारी मिलती रहेगी। तो 6th सेमेस्टर यानी 5वां सेमेस्टर प्लस 6वां सेमेस्टर दोनों का फीस केवल आपका केवल 150 रुपए लगेगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स हमारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 5th और 6th का अगर जैसे आप इसमें एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र 150 रुपए आप फीस जमा कर दीजिएगा। फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। जैसे फीस आप पेमेंट करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अभी आपके लिए नोट्स मिल जाएगा, जैसे ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ये पेपर का नोट्स मिल जाएगा। ऐसे ही हिंदी का राष्ट्रीय काव्य वाला भी मिल जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालय में यही चीजें पूछी जाती है, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप तुरंत एसएमएस करके तुरंत हमसे जुड़ सकते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ चीजें मिलती रहेंगी और बारीकी के साथ आप चीजों को पढ़ते रहिएगा। तुरंत एसएमएस करें, इस नए नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा तो समझ में आवत है भैया ना। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, फटाफट से आप देखो। तीसरा प्रश्न है आपका, काव्य की आत्मा पर संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए। काव्य की आत्मा का हुए, देखो जैसे शरीर बिना आत्मा के व्यर्थ होता है, वैसे ही काव्य का वह मुख्य तत्व जिसके बिना वह काव्य नहीं कहलाता, वही काव्य की आत्मा कही जाती है। जैसे कि भैया शरीर है आपन, अब ये शरीर माँ एक ठू आत्मा रहा थी, अगर निकल जाए तो हमार शरीर कोनो काम का नाई है। ठीक है, समझत हो ना ये बात का। यानी कि जो नयन कहा जाता है, संस्कृत में आत्मा को नयन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि नयनम छिदन शस्त्राणी और नयनम दहति पावकः और न चैनम कले दयंत यापौ ना शोषयित मारुतः। आत्मा जो होती है वो अजर अमर और अविनाशी होती है। अगर काव्य में वही आत्मा मौजूद है तो काव्य कभी मर नहीं सकता है। तो काव्य को जीवित करने वाले तत्व को या प्राण तत्व को हम लोग आत्मा कहते हैं। तो काव्य की आत्मा वही होती है। अब काव्य की आत्मा का हुए यह का लेकर विद्वान में मतभेद रहा है। लगातार संघर्ष खंडन मंडन के प्रक्रिया कम से कम 1500 वर्षों तक चलती रही। उसके बाद में फाइनल डिसाइड हुआ कि काव्य की आत्मा या सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो यही है कि रस जौन होते काव्य की आत्मा, यानी जो है कविता को पढ़ने से, नाटक को देखने से, किसी की बातों को सुनने से, टीवी पिक्चर मूवी देखने से, गाना सुनने से जो हृदय में आपके विनोद का भाव या हृदय से जो प्रफुल्लित होने का भाव उत्पन्न होता है, उसी भाव को ही रस कहते हैं। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आप पहले किस स्थिति में हैं, उस स्थिति से हट करके आप जो है उस जो कवि ने लिखा है उस स्थिति में डूब जाते हैं। इसी डूबने को ही साधारणीकरण कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक। ठीक है, तो वो चीजें काव्य वही होता है, काव्य की आत्मा। विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग मत दिया है, जैसे कि आचार्य विश्वनाथ के पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। ठीक है, कौन पुस्तक नाम है? साहित्य दर्पण। काव कहा था ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
विनहि मोहर लगाएं कि रस ही काव्य की आत्मा है। अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी अगर रस को काव्य से हटा दें तो काव्य वैसा ही रहेगा जैसा एक आत्मा के बिना एक मनुष्य का शरीर रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? मेरी बातें आपके तक पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल। चलो भैया, इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना, किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। और विश्वनाथ जो है बड़े विद्वान आदमी, वैज्ञानिक विचारधारा के हैं, बहुत बाद के हैं। भरत मुनि ने पहले कहे, सबसे पहले भरत मुनि काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था। और भरत मुनि से लेकर के आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ, यहां तक जो है भारतीय काव्य शास्त्र जो रहा है तो सबसे लास्ट में यही रहे हैं। अच्छा, आचार्य भामा काव कहत है। भामा साहब जो है भरत मुनि के बाद आए, बहुत बड़े विद्वान है। ये कहीं अलंकार के प्रयोग अगर काव्य में नाई भाग तो जान लो जैसे शरीर में प्राण नहीं है वो। यानी आचार्य भामा कहते हैं रस तो भाई ठीक बात है, लेकिन अलंकारवा अगर ना रहे तो काव्य के कोनो मतलब नहीं। जैसे एक ठू मेहरारू है, एक ठू औरत है, वो बिना मेकअप के या बिना गहना के जैसे जोन में लागे, ऐसे काव्य जोन रहे वो लागे अगर वो मन जो है अलंकार ना हुए। कहीं की अलंकरोति इति अलंकारा, जो अलंकृत कर दे वही अलंकार होता है, आचार्य भामा ने कहा। भामा कहा था अगर काव्य का पढ़े मतलब मन अलंकार ना हुए, चाहे शब्द अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होते शब्द अलंकार, एक होते अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो शब्द मत चमत्कार उत्पन्न हो जाए, जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, समझत हो? चार चंद की चंचल खिरड़े खेल रही हैं जल थल में, चाचा चा वर्णन करती रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये होगा शब्द मान। कनक कनक ते सौगुनी, दुई बार कनक आएगा, मजा आवत है पढ़े में। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। सोना हो, एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा, धतूर खाई ले आदमी तो बौराई जाए, और सोना पाई जाए तो बौराई जाए आज के युग में, समझत हो? तो यह एक चीज है। अब वहां रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। पानी पानी पानी, मोती के लिए पानी आवा है, चून के लिए मनुष्य के लिए। कहा था तू कहते पानी में हो आओ लड़ लियो, अरे पानी में जाने थे, कहते पानी में हो, मतलब कि वहां पर पानी एक इज्जत को डिनोट कर रहा है कि अरे पानी में हो। एक पानी है कि चूना में लगा दो तो बन जाए, और एक पानी हुआ था जो सीपी में एक बूंद गिर जाए स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में अगर एक बूंद पानी वो सीपी में, समुद्र में सीपी पाया जाता है, उस सीपी में गिर जाए तो पानी जो होता है मोती बन जाता है। तो तीन प्रकार के पानी का प्रयोग यहाँ पर किया गया, रहीमदास जी ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, तुलसीदास के मित्र थे भैया। तो भामा कहते हैं कि अलंकार जो है वह काव्य की आत्मा हुए, समझो? ठीक है। अच्छा, अब ये आएगी आचार्य बामन। बामन कहीं रीति आत्मा काव्य से, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। एक ठू लड़के बेटिया कमेंट करे रहे हमारे लगे व्हाट्सएप पे, समझ कर गुरु जी ये संस्कृतिया वाला बहुत कठिन हुआ था, यहाँ अगर ना लिखी तो नंबरवा कटिए। भैया लिखो तब हो नंबरवा मिले, ना ही लिखो तब हो मिले, समझता हो? हिंदिया वाला अगर याद है तो संस्कृति लिखबो तब हो मिल लीजिए नंबरवा, ना लिखबो तब हो मिल लीजिए, परेशान ना हो, यह लिख देबो तब हो नंबर मिल लीजिए। ठीक है, लिखे रहो, सही लिखो जानकारी की का। आचार्य बामन, बामन रीति, बामन रीति 10 चक्कर कहो, बामन रीति संप्रदाय के हो जाएंगे। ये तो पता हुआ कि भैया के कोने संप्रदाय से है, अतरा तो जाने रहो, अच्छा संप्रदाय जाने रहो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खोए। तो रीति रीति ही काव्य की आत्मा है, रीति आत्मा काव्य से, रीति को काव्य की आत्मा कहा। निष्कर्षतया अधिकांश विद्वान रस को ही काव्य की को है निर्विवाद आत्मा स्वीकार करते हैं, यानी रस ही जो है फाइनली काव्य की आत्मा है। अब बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी मोहर लगाए दी तो कोनो बतिये नहीं करे आगे फिर। अरे भैया न जाओ कहाँ गिर गए। हाँ, काव्य दोषों पर संक्षेप में प्रकाश। काव्य दोष का हुआ है, समझो भैया? उत्तर, काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाले, रसास्वादन में बाधा डालने वाले तत्वों को काव्य का दोष कहते हैं। यानी काव्य का पढ़त हो आप और रस आपका नहीं मिला, समझत हो? जैसे भैया आप गए उठ गन्ना के जूस पर जूस पिए और पैसा दे दो, आपका जूस मिल गया, जूस से माछी गिर गई तो उसका जूस बेकार होगा तहार, तो वो बाधा आ गई, मच्छी गिर गई, समझत हो? तो ऐसे काव्य का पढ़त हो बढ़िया से एकदम से, और बीच में पढ़ते पढ़ा तो पता चला पढ़ गयो और तनको तुम्हें आनंद ही नहीं आवा, मजा ही नहीं आवा पढ़े के बाद में, समझते? तो वह दोष उत्पन्न हो जाता है, तो दोषवा की वजह से आपका आनंद नहीं मिला।
आचार्य मम्मट, ये काव्य दोष पे बहुत काम करी नहीं। आचार्य मम्मट कहा था काव्य दोष कई प्रकार के होते, जैसे पहला होता है श्रुति कटुत्व दोष, यानी श्रुति कटुत्व मतलब अगर आप सुन नहीं पाते हैं, फिर कानों को सुनने में कठोर लगने वाले शब्दों का प्रयोग। कभी कभी क्या होता है, ऐसे काव्य में शब्दों का प्रयोग हो जाता है जो कि कानों को सुनने में कठिनता का अनुभव होता है या फिर अच्छा नहीं लगता, तो वो होता है आपका श्रुति कटुत्व दोष। दूसरा होता है च्युत संस्कृति, यानी व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करना। व्याकरण के तरीके से कुछ और चीजें कही जा रही हैं, लेकिन वो कविता में कोनो दूसरे चीज प्रयोग कर दिन का है, समझे तो वो हुआ था आपके व्याकरण च्युत जो है दोष। ठीक है, समझे तो इस चीज का हिलत है काम। चलो, तो यह होते च्युत संस्कृति। तीसरा होता है क्लिष्ट तत्व दोष। क्लिष्ट माने खूब कठिन कठिन शब्द प्रयोग कर दियो, जहां अर्थ समझने में बहुत अधिक दिमागी कसरत करनी पड़े, मतलब बहुत ज्यादा बाधा, बहुत ज्यादा मेहनत करे पड़े कोनो अर्थ का समझे के लिए, तो वह एक दोष है। ठीक है, या कब कब होता है बहुपदत्व दोष, यानी बहुत ज्यादा शब्द का प्रयोग कर दिया गया, शब्द बहुत ज्यादा हो गया या अर्थ कहीं निकल रहा है, तो तमाम सारे दोष होते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपके अति लघुत्तम के हिसाब से मैंने बताया, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि एक उत्तम काव्य को इन दोषों से मुक्त होना चाहिए, तभी वह पाठक को आनंद प्रदान कर पाता है। कोई मिलाए के अगर पाठक कोनो चीज पढ़त है, पाठक माने इसे हम आप पाठक हुई, ठीक है, ये पढ़ित है, मजा ही नहीं आया पढ़े के बाद, मतलब कवन मतलब रहेगा, क्यों पढ़बे न करे। तो यही लिए यह बतावा जाता है कि काव्य में ये दोष होता है, कर विचारो। अब अगले विद्वान है कालरेज, विदेशी विद्वान है, कल्पना और फैंटेसी पे विचार देते हैं। पाश्चात्य आलोचक है सैमुअल टेलर कॉलरिज, उन्होंने कल्पना यानी इमेजिनेशन और फैंटेसी में स्पष्ट अंतर बताया है और उन्होंने विस्तार से इस पर चर्चा करी है। मुख्य बिंदु कल्पना, कल्पना क्या है और फैंटेसी के दोनों को समझते हैं। यह एक सृजनात्मक और आत्मिक शक्ति होती है, यह विजातीय तत्वों को मिलाकर के एक नया रूप प्रदान करती है। इसे उन्होंने मुख्य और गौण दो भागों में बांटा है, एक गौण कल्पना एक मुख्य कल्पना। मतलब कि जैसे कोई कविता कोई लिख रहा है तो सत्यता तो है ही, सत्य घटनाओं पर या कुछ भी चीजों पर लिख रहा है, तो उसमें कुछ फैंटेसी कुछ अपनी तरफ से जोड़ करके कल्पना करके क्या हो सकता है, तो इस तरीके से बिना कल्पना के कोई मूवी कोई पिक्चर नहीं लिखी जाती, ना ही कोई गाना कहानी लिखी जाती, तो कल्पना वही होती है। फैंटेसी ललित कल्पना, यह केवल एक स्मृति आधारित यांत्रिक शक्ति है, यह केवल उपलब्ध सामग्री को जोड़ती है, उसमें नयापन लाती है, यानी कोई सामग्री उपलब्ध है उसी में कुछ नया कुछ अलग क्रिएटिव माइंड वाला करने के लिए उसी को फैंटेसी कहते हैं। निष्कर्षा कह सकते हैं कॉलिन्स के अनुसार कल्पना जीवन की शक्ति है, जबकि फैंटेसी केवल एक सजावटी साधन है। यानी फैंटेसी क्या एक सजावटी साधन होता है, जबकि कल्पना जीवन जीने की एक शक्ति होती है, जीवन की एक शक्ति होती है। ठीक है, तो कल्पना करके व्यक्ति काव्य को बहुत अच्छा लिखता है, आगे बढ़ाता है। छठा प्रश्न आपका आ चुका बिंबवाद और संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बिंबवाद का हुआ, बिंबवाद इसको क्या कह सकते हैं इमेजिम, यानी कि इमेज, यानी कोई काव्य पढ़ रहे हैं आप और इमेज सामने आ जाए उसकी। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक कविता का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था बिंबवाद का। विशेषताएं यह कि यह कविता में अस्पष्टता और भारी भरकम शब्दों के स्थान पर, ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, भारी भरकम शब्दों के स्थान पर सटीक चित्र, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द साफ साफ पूरा चित्र प्रस्तुत कर दे पूरी की पूरी कविता का। ठीक है, करने पर जोर देता है, यानी सटीक चित्र। ठीक है, इसके प्रवर्तक हैं टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड नाम के जो पाश्चात्य विचारक है, टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड नाम के विद्वानों ने किया। इसका उद्देश्य था अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप देना, ताकि पाठक उसे देख या महसूस कर सके। यानी कोई रचना पढ़ रहा हो तो उसको लगे कि वो रचना पढ़ नहीं रहा है, वो उस रचना में जी रहा है, वहां पर पहुंच गया जहां की घटना की बात हो रही है। ठीक है, यानी जब भी कोई आप रचना पढ़े, कोई कविता पढ़े, तो आपको पढ़ने से लगे कि ये कविता हम पढ़ नहीं रहे हैं, उस कविता में हम जी रहे हैं, यानी जो पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज प्रकार यही बिंबात्मकता इसी को कहते हैं। निष्कर्षतः बिंबवाद ने कविता को संक्षिप्त यानी छोटा बनाया है, स्पष्ट किया है और दृश्य प्रधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, ताकि जनता को चीजें एकदम से और क्लियर हो जाती है। जैसे भैया अगर हम मुंह से बताइए आपका बैठ के कोनो पार्क में एक चीज समझाई तो शायद उतना तरीके से ना समझ पाओ। अब ये पर लिखा लिखा है तो थोड़ा और समझ में आवत है। अब भाई यही पे और हम चित्र उत्र बना के बताए हुए बोर्ड पे चित्र बनवाई दी, खूब बढ़िया से फोटो लगा के दिखाई। ठीक है, वो और समझ में आए। जैसे पिक्चर मूवी आप काहे नहीं भुलाते हो, क्योंकि पिक्चर आप एक बिंब में देखते हैं, उसकी छाया भी देखते हैं। वही पिक्चर की कहानी अगर आपको बताइए तो कहानी आपको याद रहेगी।
लेकिन उतने दिन तक नहीं याद रही जितने दिन तक आप एक मूवी देखते याद है। मूवी की क्लिप आप दोबारा कभी देखेंगे तुरंत आपको क्लिप भाई नहीं मूवी मैंने देखी है, ठीक है, ये चीजें होती है, तो विवादात्मकता वही होती है। अगला, वक्रोक्ति सिद्धांत की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। उन्होंने इसे काव्य का जीवित यानी प्राण तत्व माना है। किसको? वक्रोक्ति को। वक्रोक्ति हुए का सिद्धांत समझो। वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है। अगर वक्रोक्ति को हटा दे तो काव्य खत्म हो जाएगा। वक्रोक्ति का मतलब हुआ था भैया वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, वक्र वक्र माने कर्म, वक्र उक्ति यानी साधारण बातों को सीधे सीधे नहीं कहना। जैसे एक होता है लाइन सीधा सरल लेखा कहा था, ठीक है, सरल लेखा। एक होते वक्र, वक्र माने ऐसे कर्म टेढ़ मेढ़ चला दियो, ठीक है, ऐसे बना दियो, ऐसे बना दियो, यही में टेढ़ मेढ़ लाइन हो जो कोनो सपाट अर्थ ना करे, समझत हो। जैसे भैया कवितवा कोनो पढ़िस तो पढ़े बदिया मैहन जुड़ते अगर जानिन जाए कुल चीजिया तो फिर कविता का मतलब, कविता और कहानी में कावन डिफरेंस रहेगा। कहानी ने लिख दिया आदमी, तो कविता में जैसे कुछ घुमाओ फिराओ कोई बात कही जाए ताकि पाठक वर्ग पढ़े तो थोड़ी देर ऊपर टिकाए, रिसर्च करे, ऊपर मौज करे, तब तो जान पावे। ऐसे थोड़ा है कि राम आम खाता है कई दिन बाद जान का पाठक की हाँ राम आम खाए लिहिन और मन कवन मजा, मन कवन मजा भैया। यह लिए वक्र उक्ति, वक्र वक्र माने घुमाए फिराए बात कही जाए, उक्ति उक्ति माने कथन, वक्र उक्ति यानी यह मेर कथन, यह मेर कविता कि वो घुमाए फिराए कही जाए बात का, सीधी सपाट भाषा में ना कह करके, एक जो है सरल भाषा में ना कह करके उसको घुमा फिरा करके बातों को कहना ही वक्रोक्ति होती है। आइए जानने का प्रयास। तो भैया वक्र उक्ति साधारण बात को सीधे ना कह करके किसी टेढ़े या चमत्कार पूर्ण ढंग से कहना ही वक्र उक्ति कहलाती है। समझो, वक्र उक्ति ना सरल भाषा में अगर बताई थे तो भैया लाइक जरूर कर दो। हे महाराज लाइक कर दो, महाराज प्रभु लाइक कर दो, आज दिखाओ कि हाँ गुरु जी इतना नीक पढ़ावत है, शेयर करो रे दुनिया जाने तो यार। और एक क्षेत्र के हुई हो तना बढ़िया पढ़ाई है तो आगे बढ़ाओ एक चीज का, बताओ अपने जो है कॉलेज में जा जैसे पेपर दे जो सबसे बताओ कि शुक्ला डिपार्टमेंट पर जाकर पढ़ो, वीडियो देखो। अच्छा, कुंतक महोदय विचार दीन है, कुंतक ने इसके 6 भेद माने हैं जिसमें वर्ण विन्यास से लेकर के प्रबंध वक्रता तक शामिल है, यानी 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति के। ठीक है, मोटा मोटी आपको लगा कि वक्रोक्ति है क्या, आप समझ में आ गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत काव्य में कलात्मकता और कहने के ढंग की विलक्षणता को सबसे अधिक महत्व देता है। किसी भी शब्द को कहने का तौर तरीका एक अलग होता है। ठीक है, देखें स्वच्छंदतावादी आलोचक की संक्षिप्त चर्चा। स्वच्छंदतावाद की अगर रोमांटिसिज्म कहते हैं स्वच्छंदतावाद को अंग्रेजी में, शास्त्रीय नियमों और बंधनों के विरोध में जन्मी एक विचारधारा है स्वच्छंदतावाद। इसके जन्म नियमों और बंधनों के विरोध में, जैसे शास्त्रीय नियम के अनुसार कविता लिखना है। ठीक है, तो भैया देखो एक चीज है, देहाती भाषा में अवध क्षेत्र में एक कहावत कही जाती कि बांधे बनिया बाजार नहीं लागत है, तो वह बंधन का तोड़े बांधे बनिया बाजार नहीं लागत है, साफ साफ बात है। तो उस कहबो कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, अब नवा नवा चैनल मान लिया आप बनायो है, क्यों उसका हमारा चैनल भैया सब्सक्राइब कर दो, तो क्यों सब्सक्राइब करी है, तो फिर बदियम जो है कान सब्सक्राइब मार दे, कैसे हम बहुत जन से कह के देख लिए पहले कहत रहे नहीं कुल, लेकिन क्यों नहीं करते हैं। तो भैया बांधे बनिया बाजार नहीं लागत है, उनके गर्ज कहे तो तहार चैनल सब्सक्राइब करी है, और ना गर्ज हो तो सब्सक्राइब करवायु लेबो तो वीडियो तहार देखबे न करिए, कौन मतलब है फिर सब्सक्राइब। तो कहा मतलब ये है कि जैसे स्वच्छंदतावाद वो विचारधारा हुए जैसे शास्त्रीय नियम में कविता लिखो एकदम से बंधन में हो के छंद कहाँ कहाँ के करे के ये सब भुलाई जात है आदमी, बंधन नियम का हटाओ उसको दूर फेंको, मुक्त होकर के उन्मुक्त होकर के बढ़िया तरीके से लिखा जाए। ठीक है, यही होता है। मुख्य विचार क्या है इसका, यह आलोचना व्यक्तिगत अनुभूति कल्पना और भावनाओं की प्रधानता को स्वीकार करती है। अनुभूति व्यक्तिगत, व्यक्ति क्या अनुभूत कर रहा है, वो कल्पना क्या कर रहा है, उसके इमोशंस क्या है, तो इमोशंस कल्पना और अनुभूति पर फोकस करती है, ना कि नियम कायदों पर फोकस करती है। नियम कायदों पर उतनी फोकस नहीं करती है स्वच्छंदतावाद।
इसमें कवि के हृदय को शास्त्रीय नियमों से ऊपर रखा गया है। कवि के हृदय में जो भाव भंगिमाएं चल रही हैं, तो भाव पक्ष यहाँ पर ज्यादा मजबूत होता है, कला पक्ष नहीं। जो कि कविताओं में कला पक्ष का मजबूत होना उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाव पक्ष का होना बहुत जरूरी है। इमोशंस बयां होने चाहिए लोगों के। हिंदी में छायावादी आलोचना पर स्वच्छंदतावाद का गहरा प्रभाव पड़ा है, रोमांटिसिज्म का। निष्कर्ष, यह आलोचना किसी पूर्व निर्धारित ढांचे के बजाय रचना के आंतरिक सौंदर्य और आनंद पर ध्यान देती है। ठीक है, चलो 9वां प्रश्न था, भारतीय नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के रचना हुए, भरत मुनि के रचना हुए। रस सिद्धांत के प्रणेता है भरत मुनि। नेता अथवा नायक, ठीक है, नेता या नायक, जिसको आप कह सकते हैं नेता है या नायक है, ठीक है, उसके बारे में। हीरो के कितने प्रकार होते हैं, हीरो कितने प्रकार का होता है, यहां पर ये चीजें पूछी गई। ठीक है, इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझेंगे। ठीक है, नायक कितने प्रकार का होता है बाबू? नायक कितने प्रकार का होता है, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। नाटक या काव्य का वह मुख्य पात्र जिसके चारों ओर कथा घूमती है, जो फल का अधिकारी होता है, उसी को नेता, नायक या अंग्रेजी में हीरो कहा जाता है। जैसे जब एक मूवी देखे जात हो तो हीरो के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमा करती। ठीक है, तो हीरो जो होता है किसी नाटक में, किसी कहानी में, किसी रचना में एक हीरो होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी कथा घूमती रहती है। ठीक है, समझो तो ये बात का, तो वह चीज है ये चीज। यहाँ बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर बताया जा रहा हूं मैं। चलो भैया, तो नायक का हुए और नायक का समझा जाए। नायक के कई प्रकार हुआ था। ठीक है, देखो नायक के गुण, क्वालिटी ऑफ हीरो। नायक विनीत होता है, मधुर होता है, त्यागी होता है, कुशल होता है, ऊंचे कुल का होना चाहिए। नायक की एक क्वालिटी होती है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि नायक जो होता है, एक अच्छा नायक वही होता है जो जिसके अंदर विनीत हो, मतलब कि ज्यादा उसके अंदर चाय भाई ना हो, मधुर वाणी वाला हो, त्यागी पुरुष हो। जैसे भगवान राम, उनके पास कितनी पावर है, फिर भी वो जब समुद्र के पास जाते हैं तो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिन होय न प्रीत। 3 दिन तक पहले हाथ जोड़ प्रार्थना करी समुद्र के, तब कहिन कि लक्ष्मण बाण सरासन लाओ, लक्ष्मण भैया बाणवा ले आओ तीन तो जुड़ते तानी संधानियों पर बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, तब जाए के मकर उरग झस गन अकुलाने, जीव जंतु सब जलने लगे, त्राहिमम होकर के तब समुद्र जो है निकला। कनक थार भरी मन गन नाना, जब सोना चांदी लेके निकला समुद्र, कहे भैया महाराज, हे प्रभु दशरथ नंदन राम, प्रणाम करता हूं। तब वो कहे इसकी ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। मैं जो है बताया फिर उसने उस पर उसके बारे में, इसी पर जो है ये चौपाई भी आई थी जिसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। एक नायक को मधुर होना चाहिए, त्यागी पुरुष होना चाहिए, राजपाट सब त्याग दीन राम जी। कुशल, कुशल माने हर स्किलफुल, भगवान राम के अंदर सारी स्किल थी। एक अच्छे राजा है, एक आदर्श आदर्श पिता के पुत्र हैं, एक भाई है, ऊंचे कुल का भी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। तो वो राम जो है आदर्श है। ऐसे भैया तमाम प्रकार का नायक होते हैं, समझो। धीरो दात नायक सबसे नीक नायक होता है। धीरो दात नायक लिख लियो, धीरो दात नायक पहला नायक। जैसे भगवान श्री राम जौन है धीरो दात नायक है, गंभीर और क्षमावान होते हैं, हर किसी को क्षमा दे देते हैं। जैसे समुद्र जब निकला तो उसको भी क्षमा दे दिया। ठीक है, रावण को बार बार कहते हैं कि मैं तुझको क्षमा दे दूंगा। रावण का भाई, दुश्मन का भाई विभीषण, उसको कहते शरणागत में आ गया, कहता छोड़ो इसको राजा, कहिए लंकेश, लंकेश के पास ही दे दिया। सोचो। दूसरा है धीरोदात्त नायक, दूसरा है धीरोद्वैत। जैसे भीम जौन है धीरोद्वैत नायक, अभिमानी और क्रोधी हुआ थे, तनी 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 बात नहीं खत्ते जो एकदम से रुको बताई था। हनुमान जी से ऋषि कहीं बांदर वो को पूछ हटाई दी थे, हनुमान जी कहीं हम उन्ना हटाई देते। अब भीम उठावे लागे पूछ, भैया भीम पूछिए नहीं उठाए पैन हनुमान जी के, 1000 हाथी बल भीम के। तो जितना पैरुख हो जाता है जब आदमी की, तो बुद्धि खत्म हो जाती, ज्यादा बली आदमी जो हुआ था उनके बुद्धि कम हो जाती, समझता हो। तो यही लिए जितना बहुत तगड़ा वगड़ा हट्टा कट्टा देखे तो उनके कम बुद्धि होती, सोचे क्षमता कम होती, मारपीट करने ज्यादा विश्वास रखते हैं। और इसी और जो जो दिमागी व्यक्ति होते हैं दुबले पतले आराम से, लेकिन उनके पास तीव्र बुद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है,
इसीलिए बड़े बड़े पदों पर जो होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति बैठाए जाते हैं, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त व्यक्ति नहीं बैठाए जाते हैं। ठीक है, तो भीम जौन है भैया अभिमानी है, क्रोधी नायक है, लेकिन ये भी एक नायक है, भीम भी नायक है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो क्रोधी टाइप का नायक। तो धीरोद्वैत नायक। तीसरा होता है नायक धीर ललित नायक। जैसे उदयन, राजा उदयन जो है कला प्रेमी हो, निश्चिंत एकदम से हो, मस्त मौला हो, धीर ललित नायक उसको कहते हैं। चौथा नायक होता है धीर प्रशांत नायक। चार प्रकार का नायक हो। धीर प्रशांत जैसे युधिष्ठिर जो है शांत और धैर्यवान रहने वाले, ऐसे नायक को धीर प्रशांत कहते हैं। धीरोद्वैत नायक में आपका दुर्योधन भी आ सकता है। ठीक है, धीर प्रशांत नायक जैसे युधिष्ठिर है, शांत है, धैर्यवान है, हर चीज पे। अरे रुको, पांचाली बार बार कहती हैं मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम। जैसे भीम से तना कहा थी द्रौपदी, जैसे भीम जो गदा पटक दू चक्कर पृथ्वी पर गदा पटका था, दुर्योधन का फाड़ा मारा। यही मेरे कहते, जिसे कहा थी कि मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ गदा, सर्वश्रेष्ठ धनुधारी गांडीवधारी अर्जुन। जैसे अर्जुन जो टंकार मारते पूरा जान लो, जैसे टंकार मारे पूरा ब्रह्मांड हिल जाते उनके धनुष के टंकार से अर्जुन के। मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा नकुल सहदेव। नकुल सहदेव तब तक नकुल अपन भाला उठा के नोक लगावे लागत है, पटकते है। उसके बाद सहदेव तब तक अपना जो है विद्वता देखने लगते। सहदेव जो है तलवारबाजी में नंबर 1 पर, नकुल भाला वाले हैं। नकुल तलवारबाजी में हैं, सहदेव भाला बर्छी चलाने में माहिर है। युधिष्ठिर से जब वो कहती है कि मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा धर्मराज, तो धर्म के राज कहते हैं सब्र रखो, प्लीज वेट अ मोमेंट, धैर्य से सोचो। उस प्रकार के नायक शांत और धैर्यवान होते हैं, उसको धीर प्रशांत नायक। निष्कर्षतः नायक ही नाटक के आदर्शों को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। अगला, काव्य लक्षणों पर टिप्पणी कीजिए। काव्य के लक्षण क्या हुए भैया? देखो, काव्य के स्वरूप और उसकी पहचान को स्पष्ट करने के लिए दी गई परिभाषाएं काव्य लक्षण कहलाती हैं। जैसे आचार्य भामह कहत हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक है आचार्य भामह। ठीक है, काव्य अलंकार नाम की पुस्तक लिखते हैं आचार्य भामह। तो भामह पुस्तक के नाम का है काव्य अलंकार। का नाम है काव्यालंकार। लिखा का है पूरा पढ़ा जी काव्य अलंकार, लेकिन लिखा का काव्यालंकार। यहाँ पर जो आकर मात्रा ही आ लागे, तो काव्य अलंकार पुस्तक किसकी है? भामह का हुए। शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का साथ होना ही काव्य है। तो काव्य का लक्षण ये होता है कि शब्द और अर्थ दोनों एक साथ में हो तो वाक्य बन जाता है, काव्य कहा जाता है। दूसरे विद्वान है आधुनिक विद्वानों में पंडित राज जगन्नाथ, ये कहा था रमणीयार्थ, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय माने होता सुंदर, अर्थ रमणीय अर्थ, रमणीय यानी सुंदर अर्थ, प्रतिपादक का प्रतिपादन, सुंदर अर्थ का प्रतिपादन, शब्द काव्यम, ऐसे शब्द जो सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करते हो ऐसे शब्द को काव्य कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसका सुंदर अर्थ निकले, जिसका अच्छा अर्थ निकले, उसको काव्य कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए पंडित राज जगन्नाथ। तब तक मम्मट आइए कहीं भैया, आप सब तो बहुत परिभाषा दो, हम हो दे दो कहीं, हाँ भैया आप दो। मम्मट कहे लागे, इन्होंने कहा दोष रहित, जिसमें दोष ना हो। दोष रहित माने होते दोष ना हो, दोष सहित माने जिसमें दोष हो। तो दोष रहित हो वो काव्य, और गुण सहित हो यानी क्वालिटी हो लेकिन उसमें दोष ना हो। काव्य की विशेषताएं हो, क्वालिटी हो, गुण हो, लेकिन काव्य के दोष ना हो। तो गुण दोष रहित और गुण सहित शब्द अर्थ को काव्य माना जाता है। यानी ऐसे शब्द और अर्थ जो कि दोष से रहित हो और गुण से सहित हो, ऐसे को काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट कहा था। निष्कर्षता हम कह सकित है कि काव्य लक्षण हमें यह बताते हैं कि कोई साधारण वाक्य किस प्रकार कविता का रूप लेता है, यानी कविता, कोई साधारण वाक्य कविता कैसे बन जाता है। ठीक है, उसी को काव्य का लक्षण कहते हैं। उसी उन्हीं लक्षणों के आधार पर ही हम किसी साधारण वाक्य को या काव्य में अंतर डिनोट कर पाते हैं, अंतर डिसाइड कर पाते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, काव्य प्रयोजन पर भारतीय काव्य शास्त्रियों का विचार लिखो। देखो परिचय, काव्य की रचना किस उद्देश्य से की जाती है उसे ही काव्य का प्रयोजन कहते हैं। ऐसे कहा तो कि भैया बोलो प्रयोजन काहे करते हो, प्रयोजन माने कि का उद्देश्य से करते हो, काहे के लिए करते हो।
तो काव्य के प्रयोजन का है तो वह, यानी कि किस उद्देश्य से आप काव्य लिख रहे हैं, ठीक है, उसी को काव्य का प्रयोजन कहा जाता है। समझ में आ रही बातें? यानी काव्य का प्रयोजन क्या बताता है कि काव्य किस लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय आचार्यों ने इसे मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से जोड़ा है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ही काव्य किया जाता है। प्रमुख आचार्यों का मत क्या है? आचार्य भरत मुनि, इन्होंने नाट्य शास्त्र में कहा कि काव्य का उद्देश्य दुखार्थ, श्रमार्थ और शोकार्थ लोगों को विश्रांति, शांति और आनंद देना होता है। यानी कि जो दुख वाले व्यक्ति हैं, जो श्रम करने वाले व्यक्ति हैं, और जो शोक यानी बहुत ज्यादा दुखी हैं, एकदम से बहुत ज्यादा दुख में है, शोक में है, ऐसे व्यक्ति को विश्रांति यानी शांति देने के लिए और आनंद देने के लिए काव्य लिखा जाता है, ताकि जो बहुत दुखी हैं, जो बहुत काम करने वाले हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ऐसा मानते भरत मुनि। आचार्य मम्मट कहत हैं, इन्होंने काव्य प्रकाश नाम की एक पुस्तक है। आचार्य मम्मट की पुस्तक का क्या नाम है? काव्य प्रकाश। उसमें 6 प्रयोजन बताए हैं काव्य के। 6 प्रयोजन होता है काव्य का। कौन कौन सा? काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सदयः पर निर्वृत्तये कांतः सम्मित योब कांतः सम्मित तयोपदेश युजे है। यानी कि यश प्राप्ति, कवि को ख्याति मिलना। सबसे पहली बात क्या होता है, काव्य कोई व्यक्ति क्यों लिखता है? जैसे कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल क्यों बनाता है? ताकि उसको ख्याति मिले, प्रसिद्धि मिले। तो कोई भी व्यक्ति काव्य इसलिए लिख सकता है, पहला उसका प्रयोजन ये हो सकता है कि वो यश प्राप्ति के लिए, कवि को ख्याति मिलना, इसीलिए वो लिखता है कि हमारा भी नाम हो, ठीक है, फेम मिले हमको। दूसरा, काव्य क्यों व्यक्ति करता? तो पहला तो फेम के लिए करता है, दूसरा अर्थ प्राप्ति के लिए, धन का लाभ, यानी कि वो अर्थ नहीं कि अर्थ उसका मिल जाए, नहीं, धन प्राप्ति, रुपया कमाए के लिए, जैसे पैसा कमाए के लिए। जैसे यूट्यूब चैनल के बनावत है आदमी, पहले तो फेम के लिए बनावत है। जैसे पहले हम यूट्यूब चैनल बनाना कि भैया हमारा प्रचार हो जे, हमें लोग जनी है, लेकिन लोग जाए लगे तो अब रुपये पैसा थोड़ा बहुत आवे लाग, यानी कि अब रुपया पैसा वैसे मिलत है। या तो भैया क्यों अब आजकल के लड़के रुपया पैसा कमाए के चक्कर में यूट्यूब बनावत है। पहले जब लोग बनावत है तो अपन प्रतिभा दिखावे के लिए बनावत है, उन्हें नहीं पता रहा पैसा मिलते कि नहीं मिलता। हम नहीं पता रहा, 2020 में पता चला है कि पैसा मिले, कैसे मिले, तब जोड़ पाए हैं जाकर 21-22 में जाकू सक्सेस भवा 21 में जाकर अर्थ प्राप्ति, धन का लाभ होना। तो इससे कुछ लोग धन की प्राप्ति के लिए काव्य लिखते हैं। तीसरी बात, तीसरा उद्देश्य होता है लोक व्यवहार, यानी समाज के तौर तरीकों का ज्ञान लोगों को बताने के लिए कि समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, उसके बारे में लोग बताने के लिए काव्य लिख सकते हैं। चौथा होता है अमंगल का नाश, यानी आपदाओं और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी लोग जो है काव्य को लिखते हैं। आपदाओं और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी काव्य का सृजन करते हैं। इसके अलावा परमानंद, यानी कि परम आनंद की अनुभूति, हृदय को शांति और आनंद मिलने के लिए भी लोग काव्य लिखते हैं। और अगला होता है आपका छठा, वो होता है मधुर तरीके से शिक्षा देना, यानी एक सरल भाषा में। जैसे किसी को ऐसे आप डायरेक्टली कोई चीज बता दोगे तो शायद उस बात को ना जो है सीरियसली ले, लेकिन जब उस चीज को एक मूवी के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से, एक काव्य के माध्यम से आप बताएंगे तो वो एक उपदेश भी लोग अच्छे तरीके से मान जाते हैं। तो यही होता है काव्य का प्रयोजन, कि भाई काव्य का प्रयोजन क्या होता है? यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, परमानंद और उपदेश, ये सब होता है। निष्कर्षता कह सकते हैं कि भारतीय दृष्टि से काव्य केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि पुरुषार्थ चातुष्ट, खास करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन होता है। चौथा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु वैषम्यम कलासु, ये भी बताया गया है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, रस सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए, परिचय लिखिए। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे सशक्त और लोकप्रिय सिद्धांत है। इसके प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि, जो सबसे पहले जो है काव्य शास्त्री माने जाते हैं। रस सूत्र, भरत मुनि ने सूत्र दिया है क्या? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, रस, संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि हिंदी में लिखेंगे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, यानी संचारी भाव भी, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, कैसे? रस के 4 अंग होते हैं, वही अंग। पहला होता है आपका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव आपके मन में हमेशा विद्यमान रहने वाला भाव होता है, अस्थाई भाव, जो हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, जैसे कि आपका रति है, हास है, शोक है। ठीक है, ये सब आपका ऐसे हास रस, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। तो अस्थाई भाव क्या है? हास। जैसे कि हंसी हंसी भजे दियख दुल्हा दिगंबर को, और पाहुनी, पाहुन माने आगंतुक, अतिथि,
पाहुन जियामय हिमाचल के उछाह में। ठीक है, जब आते हैं तो कैसे भगवान शंकर को देखते हैं जो लोग, कैसे देखते हैं, अरे शीस पर गंगा हंसे और भुजनी भुजंगा हंसे। शीस पर गंगा नदी जो है बह रही, गंगा जी से निकल रही है। भुजन यानी भुजाओं पर जो है, यहाँ पर क्या है, जो है सांप हंस रहे हैं। भुजनी भुजंगा हंसे और हास ही कुदंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी कि भगवान भोलेनाथ के विवाह में वो एकदम से क्या है, बाघांबर को पहने हुए हैं और उनके विवाह में सारे लोग हंस रहे हैं। तो यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। शोक रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। शोक रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। कैसे, जब राजा दशरथ का देहांत हो जाता है, उनकी तीनों रानियां किस तरीके से रोती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, ओ करहि बिलाप अनेक प्रकारा, पर भूमि तल बारहि बारा। यानी कि वो लोग अनेकों प्रकार से विलाप करते, तो वहां पर शोक रस, जो शोक नामक स्थायी भाव है, वही शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिल जाने से, पुष्ट हष्ट पुष्ट हो जाने से वहां पर करुण रस की निष्पत्ति कर देता है। यानी जब राजा दशरथ मरते हैं, उनको देखने का शरीर कुछ करता है, रोती हैं, हाथ पटकती हैं, चुड़िया फोड़ती हैं, ये सब क्या है, यही सब संयोग सारे भावों का मिल जाना। तो अस्थायी भाव का हुआ है कि भैया वो पहले से आपके शरीर में विद्यमान है, अब वहां का जगावे के लिए एक ठोर भाव, दूसरा भाव विभाव। रस जगाने के कारण, जैसे नायक नायिका का सुंदर वातावरण, तो रस जगाने के कारण से यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसी विभाव को, अस्थाई भाव को जगाता कौन है, विभाव जगाता है। ठीक है, तीसरा होता है अनुभाव। भाव जब मान ली भाव जागृत होगा, मान लेते हास्य का भाव जागृत हो गया, अब हास्य का भाव जागृत होगा, शरीर की चेष्टा, जैसे मुस्कुराहट हो गया, हंसने लगे। जैसे किसी सांप को आपने देखा, अब सांपे देखो तो आपके अंदर अस्थाई भाव विद्यमान है डर वाला। अब सांपे का देखो तो डरे, पहले तो जो डर वाला जो ना भाव जाग का देखना, सांप को देख, अस्थाई भाव का हो पहले मंदिर तो आपके शरीर में विद्यमान है, लेकिन सपावक देखो तो वह अस्थाई भाव जागेगा, वो का जगाई विभाव जगाई आपका। और जब जागा वो जो है अस्थाई भाव आपके, तो क्या करो, डराएगा, पीछे जुड़ते शरीर रिएक्शन करीस। ठीक है, समझो पसीना आएगा, थर थर थर, पूरा हृदय धड़के लाग, धक 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 पूरा होए लाग शरीर या, तो का होएगा, वो है वो अनुभव हुए। यानी कि वह अस्थाई भाव जुड़ते बदल जाते हैं, चेहरे रिएक्शन बदलेगा, पूरा बॉडी आपके चेंज हो गए। बाघ देखियो डरा एकदम सिकुड़ गई, सब बटूरी गई, एकदम बैठ उठा, वह चीज है। तो अनुभव वो हुए जो रिएक्शन करते हैं आदमी। अस्थाई भाव पहले विद्यमान रहा था, विभाव है अस्थाई भाव का जगावत है, और जागे के बाद में जो शरीर का रिएक्शन होता है वो हुए अनुभव। आगे देखो, चौथा हुए संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, जो पल भर के लिए आते हैं, जैसे चिंता, हर्ष, इनकी संख्या 33 होती है, 33 संख्या, यानी व्यभिचारी भाव की संख्या 33। संचारी भाव थोड़े समय के लिए आते हैं, ये फिर चले जाते हैं। महत्व, रस को काव्य की आत्मा और ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आनंद देता है। यह पाठक को सांसारिक दुखों से ऊपर उठा करके अलौकिक आनंद की अवस्थाओं में ले जाता है। ठीक है, इस तरीके का होता है रस, ये बताते हैं आचार्य भरत मुनि। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अरस्तु के अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। देखिए, अरस्तु परिचय, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु ने प्लेटो के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें काव्य को सत्य से दूर बताया गया था। प्लेटो जो है भैया अरस्तु के गुरु हुए, लेकिन जो गुरु बताइस पक्का ना है, मानिन तो कुछ बतिया, लेकिन कुछ बतिया खंडनों करे। चेला वह हुए कि गुरु के खाली वाहवाही ना करे, गुरु के अंदर कोनो कमी है तो का बताई दिए, चुप्पे मिलके बताई दिए। जैसे कमेंट ना करो कि गुरुजी आपके अंदर ये कमी है, चलो ठीक है, लेकिन चुप्पे मिले तो बताए दो गुरुजी कमी है का सुधार लियो। हम कहा हाँ ठीक है भैया। तो परिचय का है भैया, अरस्तु जो है वह शिष्य हुए, क्या कह चेला हुए अरस्तु, प्लेटो के चेला हुए, प्लेटो के कह चेला हुए, सुकरात के चेला हुए। अरस्तु चेला के हुए वह हुए सिकंदर, महान जगह जानत हो आप सब। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो अरस्तु है बड़ा विद्वान रहा, पॉलिटिक्स नाम के पुस्तक लिखिस, यही लिखा अरस्तु का राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु इतना विद्वान आदमी है। उनके गुरु रहे प्लेटो, साम्यवाद के जनक कहा जाता है प्लेटो का। तो प्लेटो कहीं ना अनुकरण के सिद्धांत दीन, उन्होंने बताया कि भाई जो है ये सब सत्य नहीं है, जो भी चीजें हैं
वो चीजें सत्य नहीं है, अनुकरण होता है, बस वही सब। लेकिन अरस्तु ने उसको नकल करने के अलावा और भी चीजें बताई। अरस्तु के अनुसार अनुकरण केवल नकल नहीं होता है, बल्कि वह एक सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। प्लेटो कहें कि इसे प्रकृति देखो और प्रकृति का सीधे कॉपी, कविता का हो, प्रकृति का कॉपी कर लेना, प्रकृति का अनुकरण कर लेना ही एक काव्य होता है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। वही प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। लेकिन अरस्तु का कहीं ना कदम आगे, कहीं नहीं भैया, खाली देख के वह लिख लिया काव्य नहीं हो जाते, वह का देखे के बाद में, जैसे देखो चिड़िया चमकत थी, चहचहात थी बैठ के पेड़ पर, चिड़िया चहचहात देखो, और देखे के बाद ही मोहका आपके अंदर कुछ टैलेंट हुए, प्रतिभा हुए, वह प्रतिभा के द्वारा, वह विद्वता के द्वारा कुछ सृजनात्मकता होगी, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी, और उस चीज को आप अपने हिसाब से उसको लिखेंगे। तो प्लेटो, अरस्तु वो हैं जो कहते कि मात्र प्रकृति की अनुकरण ही कविता नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ उसमें कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड करके जब लिखा जाता है तो वो कविता होती है। यही है अनुकरण का सिद्धांत। कभी प्रकृति का वैसा ही चित्रण नहीं करता जैसा वह है, बल्कि वह अपनी कल्पना से उसे वैसा बनाता है जैसा वह हो सकता है, या उससे और अच्छा दिख सकता है, तो प्रकृति को और अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, विवेचन सिद्धांत क्या हुए, अब इसको समझो। यह सिद्धांत चिकित्सा शास्त्र से प्रभावित है। त्रासदेह ट्रेजेडी देखते समय दर्शक के मन में करुणा और भय के भाव जगाते हैं। जैसे बेसिकली अपने यहाँ पर ट्रेजेडी बहुत कम ही देखने को मिलती है, खास करके किसान जीवन की ट्रेजेडी वाला एक उपन्यास लिखा गया मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, और बेसिकली उनका अंतिम उपन्यास भी था 1936 के आसपास प्रकाशन हुआ गोदान का। इसमें किसान जीवन की त्रासदी यानी कि बहुत ज्यादा दुख की कहानी है। त्रासदी माने ऐसा नाटक या ऐसी रचना जिसमें बहुत ज्यादा दुख की बात कही जा रही है, जिसमें नाटक जो है, नाटक का नायक जो है वो उसका दुखांत होता है, उसकी मृत्यु होती है, और वो दुख के माध्यम, मतलब नाटक जो है सुखांत नहीं होता पाश्चात्य में अधिकतर। जबकि भारत में क्या है कि पिक्चर जाते थे, खत्म होते होते हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, जैसे कहानी भी सुनाते तो दादा नानी क्या सुनाते थे कि राजपाट करे लगे और कहानी खत्म, किस्सा खत्म। ठीक है, यानी कि अपने यहाँ पर क्या है, कोई भी कहानी जब खत्म होती तो उसमें सुख यानी एकदम से बढ़िया तरीके से खत्म होती है, उसमें दुख नहीं होता। लेकिन पाश्चात्य जगत में क्या था, दुख पर कहानी खत्म हुआ करती थी उनके काव्य मंच पर। तो वही बात अरस्तु कहते हैं कि जैसे दर्शक के मन में जो करुणा और भय के भाव उत्पन्न होते त्रासदीमा, तो वह चीज हुई। विरेचन के द्वारा दमित आवेग बाहर निकल जाता है, जो आपके अंदर दबा हुआ रूप है वो बाहर निकल जाता है, और मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य शुद्ध हो जाता है। निष्कर्षतया अरस्तु ने सिद्ध किया कि काव्य केवल भावनाएं नहीं भड़काता, बल्कि वह मन को निर्मल और संतुलित भी बनाता है, विरेचन सिद्धांत के द्वारा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की चर्चा कीजिए। परिचय लिखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में काव्य भाषा के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती दी। मुख्य सिद्धांत काव्य भाषा का क्या है इनका? जनसाधारण की भाषा। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता की भाषा साधारण मनुष्य की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ताकि जनता उसको समझ पाए, यानी ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग कविता में नहीं करना चाहिए। तो इनका जो है वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा का सिद्धांत है, बड़ा फेमस हुआ है। गद्य और पद्य में समानता। उन्होंने तर्क दिया कि गद्य और पद्य यानी कविता की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं होना चाहिए, गद्य और पद्य की भाषा समान होनी चाहिए। ग्रामीण जीवन का महत्व। उनके अनुसार ग्रामीण जीवन की भाषा अधिक सशक्त और सच्ची होती है, क्योंकि वहां के लोग अपनी भावनाओं को बिना बनावट के व्यक्त करते हैं। इसीलिए जब भी कविता वगैरह लिखी जाए उसमें जो है बनावटी चिपन ज्यादा ना हो। ठीक है। आलोचना। हालांकि कॉलेज ने बाद में इसका विरोध किया, यानी कि जो काव्य भाषा का सिद्धांत है वर्ड्सवर्थ का, इसका विरोध कॉलेज ने किया और कल्पना का सिद्धांत, फैंटेसी का सिद्धांत दिया। कहा कि कविता में लय और छंद के कारण भाषा गद्य से भिन्न हो जाती है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि कविता की भाषा और गद्य की भाषा समान होनी चाहिए? यानी कविता की भाषा और गद्य की भाषा समान हो ही नहीं सकती। अच्छा, जो इनके मानने वाले विद्वान है, भारत में तमाम प्रकार के विद्वान हैं, जैसे जो कविता को एकदम गद्य की भाषा में लिखते हैं। तो भैया गद्य वही ना पढ़ ले आदमी, सोचो, खुद सोचो, कहानी ना पढ़ ले, अगर कहानी देखे कोई तो फिर कविता में अंतर क्या रहेगा? तो काहे कविता ही लिखी जाए, काहे कहानी लिखी जाए? कई मेरे कुल करे तो सबका अलग अलग जगहों पर सबका अलग अलग मतलब है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति डॉक्टरी कर रहा हो वही व्यक्ति आकर के बीए वालों को शुक्ला डिपार्टमेंट में पढ़ा भी दे, ऐसा नहीं चलता है। समझ रहे हो? कहे मतलब ये है कि भाई जैसे जो जो है उसका मूल प्रकृति को मत छीनो। इसका विरोध किया। निष्कर्षतः वर्ड्सवर्थ का उद्देश्य था कविता को कृत्रिम शब्दावली से मुक्त करना, आम आदमी के करीब लाना। लेकिन कॉलेज ने कहा कि भाई कविता जो है उसकी अलग विशेषता है, जनता उसको समझ जाती है, उसमें हाँ
गद्य की भाषा जैसी प्रयोग ना करें, लेकिन हाँ उसमें गद्यात्मकता ज्यादा ना आने दें, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीजें आप जरूर कर सकते हैं समानता के तौर पर, ये चीजें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की है तो पहला, काव्य की परिभाषा स्पष्ट करते हुए काव्य हेतु पर विस्तृत चर्चा कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन प्राय पूछे जाते रहते, ठीक है। देखिए अब बेटा हमें चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि क्या होता है कि लंबी वीडियो है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आप इसको देख ले। तो काव्य मानव हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। भारतीय मनीषियों ने काव्य की साधना और आनंद दोनों को माना है कि काव्य इसी के लिए कहती है। विभिन्न आचार्यों ने काव्य की परिभाषा दी है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसके अनुसार रस ही काव्य की आत्मा होती है। आचार्य भरत मुनि भामा कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के सुंदर मेल को ही काव्य कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दार्थ काव्यम, यानी कि रमणीय सुंदर अर्थ और प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य होता है। काव्य हेतु, काव्य की रचना करने की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारणों और को काव्य हेतु कहते हैं, जो काव्य को मोटिवेट करते हैं। आचार्य ब्रह्मण ने 3 प्रकार के बताए, कविता यानी कि प्रतिभा यानी जीनियसपन, मैंने आपको बता ही दिया था, व्युत्पत्ति और आपका अभ्यास, ये तीनों हो ही गया था आपका। निष्कर्ष आप कह सकते हैं कि काव्य की रचना के लिए प्रतिभा मूल का आधार होती है, व्युत्पत्ति उसका विस्तार है और अभ्यास उसे पूर्णता प्रदान करता है। मैं चर्चा और भी चीजों को, रीति सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा, रीति बामन ने दिया है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। चूंकि अभी मैं ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। जिनको जुड़ना है पीडीएफ प्राप्त करनी तो पीडीएफ मिल जाएगा 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। अपना नाम, अपने एसएमएस, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और आपके सेमेस्टर नेम, तो आप एसएमएस कर दीजिएगा। 5th और 6th सेमेस्टर का कोर्स जो है अभी के लिए मात्र 150 रुपए में कर दिया गया है। दोनों सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का आपको पूरा बीए कंप्लीट हो जाएगा 150 रुपए में। जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर, इसके अंदर फीस जमा कर दीजिएगा, इसके अंदर पर फीस जमा कर दीजिएगा मात्र 100 रुपए, ठीक है। मात्र इसमें जो है 100 रुपए की फीस लगेगी, इसी 100 रुपए में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। सॉरी 150 रुपए में 5th सेमेस्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा और 6th सेमेस्टर का भी मिल जाएगा। अपने सब्जेक्ट बता दीजिएगा और ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, जो भी आपके आसपास हो, तो आप किसी से फीस जमा करवा सकते हैं, आराम से चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।